गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सिविल सर्वेंट ऑफ मैनकाइंड। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे हैं, घर पे पढ़ाई कर रहे हो। 2020 की एग्ज़ाम के लिए आपकी प्रिपरेशन जोरों शोरों से चल रही होगी। ठीक है, तो कल अपन ने ये जो सीरीज चल रही है यूपीएससी 2018 के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो सीरीज चल रही है उस सीरीज को कंटिन्यूस कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अभी कल देखे थे हम लोग ने क्वेश्चन 30 से लेके 40 तक। आज के वीडियो लेक्चर में मैं 41 से लेके 50 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ, उसका एक्सप्लेनेशन इन डिटेल्स प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून टू द चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना है, और आपके फ्रेंड्स हो जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, आपको लगता है उसके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद है, तो उसको ज़रूर अपने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया अकाउंट्स पे इसको शेयर करें ताकि इसका मैक्सिमम बच्चे फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते, लेट्स मूव ऑन डायरेक्टली द क्वेश्चन नंबर 41। क्या है क्वेश्चन नंबर 41? क्वेश्चन नंबर 41 है, consider the following statement: the Reserve Bank of India manages and services Government of India's security but not any state government securities. Second है, treasury bill are issued by the Government of India and there are no treasury bills issued by the state government. Third है, treasury bills offer issued at a discount from the per value. Which of the statement given above is correct? फर्स्ट है 1 and 2, सेकेंड है फर्स्ट है 1 and 2, फर्स्ट है 1 and 2, सेकेंड थर्ड है 3 ओनली, बी है 3 ओनली, सी है 2 and 3, डी है 1 2 3, दैट इज ऑल द अबाव। तो बताइए इसका क्या हो सकता है आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कि रिजर्व बैंक इंडिया क्या करती है, जो सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी बट नॉट द स्टेट, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को मैनेज करता है, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट है, ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देयर इज नो ट्रेजरी बिल इशूड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ट्रेजरी बिल ओनली इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो स्टेट गवर्नमेंट को इसका कोई भी ये नहीं होता है। एंड ट्रेजरी बिल्स ऑफर द इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम पर वैल्यू, यस ये भी करेक्ट है। सो 2 and 3 इज द करेक्ट। 2 and 3 अगर करेक्ट है तो हमारा ऑप्शन बनता है सी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दोस्तों, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैनेजेस एंड सर्विसेज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी ऑन ऑल्सो स्टेट गवर्नमेंट, तो दोनों को भी करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों का भी आरबीआई क्या करती है, ट्रेजरी बिल मैनेज करती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग होता है। यू गॉट इट दोस्तों, और बाकी के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 41। क्या है क्वेश्चन 41? क्वेश्चन 42, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट है, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड हैज रिवर्स्ड every few 100,000 years. When the earth was created more than 4,000 million years ago, there was only 54% oxygen, no carbon dioxide. Third है, when living organism originated the modified and early atmosphere of the earth. तो which of the statement given above is correct? A है 1 only, B है 2 and 3, C है 1 and 3 only, D है 1 2 3। तो करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे पूछा है, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वाज रिवर्स एवरी फ्यू 100,000 ईयर्स, ये स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है तो बी तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। सेकेंड है, व्हेन द अर्थ वाज क्रिएटेड मोर देन 4,000 मिलियन ईयर्स एगो, देयर वॉज ओनली 54% ऑक्सीजन, नो कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है। तो 4.5 to 2.5 बिलियन ईयर्स द अर्लीस्ट एटमॉस्फेयर कंटेंट कार्बन डाइऑक्साइड था, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड था, मीथेन थे, वाटर वेपर्स थे, कार्बन मोनोऑक्साइड था,
नाइट्रोजन हाइड्रोजन प्रेजेंट थे, तो ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं था, तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है। तो सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो डी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सो बचा हमारा थर्ड ऑप्शन क्या है, व्हेन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओरिजिनेटेड दे मॉडिफाइड द अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। बट ऐसा कुछ नहीं है, जब भी मतलब अर्ली अर्थ का जो टाइम था, ओके, ये एबिलिटी ऑर्गेनिज्म के पास नहीं थी। अर्ली एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वाज मॉडिफाइड बाय सोलर विंड, सोलर विंड्स ने मॉडिफाइड किया था, नॉट दी लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे जो बताया इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, ओके। इसका आंसर है सोलर विंड्स, सोलर विंड्स ने इसको क्या किया था, मॉडिफाइड किया था, ठीक है। सो स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग हो गया है, तो स्टेटमेंट थर्ड रॉन्ग है, तो बचा हुआ हमारा आंसर है ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू आर गेटिंग। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 43। क्या है क्वेश्चन 43? द टर्म WannaCry, PETA, eternal blue, sometime mentioned in news recently, are related to the exoplanet. B है cryptocurrency, C है cyber attacks, D है mini satellites। क्या है इसका आंसर बोलिए। ए है एक्सोप्लैनेट, बी है क्रिप्टोकरेंसी, सी है साइबर अटैक्स, डी है मिनी सैटेलाइट। सो WannaCry ये क्या है, साइबर एंटी वायरस था जो साइबर अटैक बुलिंग के लिए यूज किया गया था, तो सी इसका ऑप्शन है। 2017 के एंडिंग में इसको बहुत सारी जगह पे मतलब साइबर अटैक हुआ था, तो ये WannaCry, PETA एंड इटर्नल ब्लू आर दी साइबर अटैक्स। So straightforward question, C is the correct answer, right? Let's move on question 44. क्या है question 44? With reference to the circumstances in Indian agriculture, the concept of conservation agriculture assumes significance. Which of the following fall under the conservation agriculture? First है avoiding the monoculture practice, second adopting minimum tillage, थर्ड है अवॉइडिंग द कल्टिवेशन ऑफ प्लांटेशन क्रॉप्स, फोर है यूजिंग क्रॉप रेसिड्यू टू कवर सॉइल सरफेस, adopting spatial and temporal crop sequencing and crop rotations. Select the correct answer using the code given below. फर्स्ट है ए ऑप्शन है 1 3 4, ऑप्शन बी है 2 3 4 5, ऑप्शन सी है 2 4 5, ऑप्शन डी है 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 एंड 5। तो बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है दोस्तों। चलिए मैं पेन चेंज करता हूँ। क्या हो सकता है कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए? तो कंजर्वेशन ऑफ एग्रीकल्चर का जो 3 प्रिंसिपल है, वो फर्स्ट प्रिंसिपल है मिनिमम टिलेज एंड सॉइल डिस्टर्बेंस। सो मिनिमम टिलेज एंड सॉइल मिनिमम टिलेज सेकेंड तो होगा, सेकेंड होगा तो ए कैंसिल हो जाएगा। फिर परमानेंट सॉइल कवर विथ क्रॉप रेसिड्यू एंड लाइव क्रॉप रेसिड्यू कहाँ है, तो 4 भी होगा। तो 2 एंड 4 कहाँ पे हैं, तो 2 एंड 4 है तो डी जाएगा, राइट। थर्ड है क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग भी है यहाँ पे, तो इंटरक्रॉपिंग के लिए एडॉप्टिंग स्पेशल एंड टेम्परल क्रॉप सीक्वेंस, दैट इज इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन करना, तो 4 है। सो 2 4 एंड 5। नाउ लेट्स मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 45। क्या है क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास? द टर्म 6 mass extinction, that is 6th extinction, is often mentioned in the news in the context of the discussion of a widespread monoculture practices agriculture and large scale commercial farming with indiscriminate use of chemical in the many part of the world and may result in loss of good native ecosystem. Second है बी ऑप्शन है fear of the possible collision of meteorite with the earth in the near future in the manner it happened 65 million years ago that caused the mass extinction of many species including those of dinosaurs. C है large scale cultivation of genetically modified crops in many part of world and promoting their cultivation other part of the cultivation in other part
other parts of the world which may cause the disappearance of good native crops plant and the loss of food biodiversity. And D ऑप्शन है mankind's over exploitation, misuse of natural resources, fragmentation, loss, natural habitat, destruction of ecosystem, pollution and global climate change. तो जो 6 मास एक्सटिंक्शन की बात हो रही है यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं वीडियो में, तो क्या है वो एग्जैक्टली? द टर्म 6 मास एक्सटिंक्शन किससे रिलेटेड है यहाँ पे पूछा है, तो किससे रिलेटेड है बताइए? तो देखिए जो 6 मास एक्सटिंक्शन है, ओके, इट इज रिलेटेड टू दी मैनकाइंड्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन, मिसयूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, फिर फ्रैगमेंटेशन, लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम, पोल्यूशन एंड ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से जो भी एक्सटिंक्शन होगा उसको 6th एक्सटिंक्शन बोला जाता है, एंड विच इज 1000 टाइम हायर देन नेचुरल बैकग्राउंड रेट्स. ओके, सो straightforward question is 6 mass extinction is a mankind's over exploitation, misuse of natural resources, fragmentation, loss of natural habitat, destruction of ecosystem and pollution, global climate change. I hope you got the answer. Now let's move on question 46. क्या है question 46? Question 46 है which of the following led the production of English education in India? Which of the following led the introduction of English education in India? First है Charter Act of 1813, second है General Committee of Public Instruction, third है Orientalist and Anglicist controversy. Select the correct answer given using the code given below. First option है 1 and 2, second option है 2 and 3, सेकेंड ऑप्शन है 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन है 1 and 3, फोर्थ ऑप्शन है 1 2 3. सो यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोला है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 रिगार्डेड एज अ फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम. जो 1833 का चार्टर एक्ट था, ओके, इट इज अ कंसिडर एज अ फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया. फाउंडेशन बोला जाता है किसको? चार्टर एक्ट 1830 को. सो क्यों फाउंडेशन बोला जाता है? बिकॉज चार्टर एक्ट 1830 प्रोवाइड करता है परमिशन टू द मिशनरी वर्क, और इसी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज और क्रिश्चियनिटी को प्रीच करने के लिए इंडिया आती है, तो इसको माना जाता है कि इंग्लिश एजुकेशन का ये फाउंडेशन यहाँ से बिठाया गया था. फिर इस एक्ट ने कंट्रोवर्सी भी क्रिएट की थी, ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी, तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. एंड जो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो सेकेंड है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन भी बिठाई गई थी. इन 1823 में गवर्नर जनरल काउंसिल अपॉइंटेड है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन. ओके, 1823 में अपॉइंट की थी. गॉट इट? और फिर इससे ओरिएंटलिस्ट एंड इंग्लिश कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हुई थी. तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो तीनों जिसमें है वो ऑप्शन करेक्ट है. सो यहाँ पे डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, डी इसका आंसर है दोस्तों. आई होप यू आर गेटिंग द क्वेश्चंस. अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिए दोस्तों, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई दूंगा. आपकी क्वेरीज का, आपके जो डाउट है उसको क्लियर करने का मैं प्रयास ज़रूर करूँगा. सो स्टे ट्यून, ये वीडियो लास्ट तक देखिए. नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 47. क्या है क्वेश्चन 47? क्या है क्वेश्चन 47? क्वेश्चन 47 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द आर्टिफिशियल लेक? ए है कोडाईकनाल तमिलनाडु, कोल्लेरू लेक आंध्र प्रदेश, नैनीताल लेक उत्तराखंड एंड रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश. तो कौन सा आर्टिफिशियल लेक है वो बताना है, यहाँ पे पूछा है. कौन सा है आर्टिफिशियल लेक बताइए? कोडाईकनाल है, कोल्लेरू लेक है, नैनीताल लेक है, रेणुका लेक है. सो जो कोडाईकनाल लेक है तमिलनाडु में, इज ऑल्सो नोन एज कोडाई लेक,
इज अ मैन मेड लेक लोकेटेड इन कोडाईकनाल सिटी एंड डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट। ओके, कहाँ पे? डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और ये आर्टिफिशियल लेक है तमिलनाडु में, और it is also it is located in a Palni Hills. Then the starfish shaped but for 4 point is centrally located in the town of Kodaikanal and is surrounded by lush green hills in northwestern Palani Hills. So यहाँ पे हमारा ऑप्शन है दोस्तों ए, that is Kodaikanal Lake which is artificial man-made lake. Got it? I hope you are understanding. Now let's move on question 48. क्या है क्वेश्चन 48 दोस्तों? क्वेश्चन 48 है विथ रेफरेंस टू दी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री कौशल योजना के बारे में क्वेश्चन से यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है दोस्तों, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट है इट अमंग अदर थिंग्स विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग ऑफ इन सॉफ्ट स्किल्स, एंटरप्रेन्योरशिप, फाइनेंशियल एंड डिजिटल लिटरेसी। थर्ड है इट एम टू अलाइन द कॉम्पिटेंसीज ऑफ द अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स ऑफ द country to the workforce to of the count to be national skill qualification framework, NSQF में उसको काउंट करने के लिए। Which of the statement given above is a correct? A है 1 and 3, B है 2 only, C है 2 and 3, D है 1 2 3। बताइए क्या होगा इसका आंसर? बताइए जल्दी जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है विच इज अ इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इट इज अ फ्लैगशिप स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, MSDE के अंडर है ये स्कीम, नॉट अंडर द लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, किसके अंडर है? ये जो फर्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर नहीं है, इट इज अ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज MSDE की अंडर ये स्कीम चलाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट करते। फर्स्ट रॉन्ग है तो ए ऑप्शन गया, डी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अभी सेकेंड स्टेटमेंट क्या है? इट अमंग द अदर थिंग विल ऑल्सो इम्पार्ट ट्रेनिंग द सॉफ्ट स्किल एंटरप्रेन्योरशिप, यह सेकेंड तो होगा ही, जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है। It aims to align the competency of unregulated workforce of the count to the national NSQF। NSQF जो काउंटिंग होती है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क की, इसमें काउंट करने के लिए अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स को, इसके लिए एक स्कीम चलाई जाती है। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। सो 2 and 3 इज करेक्ट। सो 2 and 3 किस में है? सी में है, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है उसकी जो मेन कुछ फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? सो द शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इम्पार्टेड इन PM के प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY के अंडर। तो इससे क्या होता है कि जो अनरेगुलेटेड वर्कफोर्स है उनको उनकी स्किल में इम्प्रूवमेंट करे, सॉफ्ट स्किल में डेवलपमेंट करे। ठीक है, और फिर इनकी जो स्किलिंग है उसको नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में काउंट करने के लिए, दैट इज टू रिकॉग्नाइज द प्रायर लर्निंग, दैट इज RPL में उनको काउंट करने के लिए। यू गॉट इट? आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन 49। क्या है क्वेश्चन 49 दोस्तों? In 1920, which one of the following changed its name to स्वराज्य सभा? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने अपना नाम स्वराज्य सभा में कन्वर्ट किया है? फर्स्ट है ऑल इंडिया होम रूल लीग, बी है हिंदू महासभा, सी है साउथ इंडियन लिबरल फेडरेशन, डी है द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। बताइए क्या होगा इसका आंसर? स्वराज्य सभा,
स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं। तो ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम चेंज हुआ था, स्वराज्य सभा इन 1920s में चेंज किया गया था। ओके, ये आज के वीडियो का ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। लेट्स मूव ऑन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन 50। क्या है क्वेश्चन 50? विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड अर्लीस्ट? नीचे दिए गए इवेंट में से कौन सी इवेंट सब पहले होके गई है, इन्होंने पूछा है। तो फर्स्ट है द स्वामी दयानंद इस्टेब्लिश आर्य समाज। सेकंड है दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण। थर्ड है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ। फोर्थ है सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे देखो, द स्वामी दयानंद सरस्वती इस्टेब्लिश आर्य समाज। आर्य समाज की जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1875 में हुई थी। कभी हुई थी? 1875। दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद मठ। ओके, जो उन्होंने कभी लिखा था? 1882 में लिखा था। सत्येंद्रनाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन दी इंडियन सिविल सर्विस। ओके, जो 1863 की सिविल सर्विस हुई थी उसमें इन्होंने, वो फर्स्ट इंडियन थे सत्येंद्रनाथ टैगोर। और जो दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण, इट इज अमंग दी 1858 to 59 के बीच ये हुआ था। तो देखिए इसमें सबसे पहले पूछा है कौन सी इवेंट हुई है, तो ऑब्वियस है बी इज द करेक्ट ऑप्शन, जो 1858 में हुई थी। समझ में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। सो दोस्तों, हमने देखे हैं क्वेश्चन नंबर 41 से लेके 50 तक क्वेश्चन देखे हैं हमने। नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कल के वीडियो में, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 60। तो स्टे ट्यून टू द चैनल। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर ना पसंद आया तो उसको डिसलाइक कर सकते हैं आप। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका फ़ायदा हो, इसीलिए आप इस वीडियो को मैक्सिमम बच्चों तक शेयर कर सकते हैं या आपके सोशल मीडिया के अकाउंट में, ताकि इसका फ़ायदा मैक्सिमम बच्चे ले सके। जो यूपीएससी 2020 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए ये वीडियो बहुत मायने रखता है। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद दोस्तों।